हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभियान जूनियर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यार ये जो चैप्टर है, ये हमारा 8 चैप्टर है और इससे पहले हमने जो 7 चैप्टर्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी चैप्टर छूट रहा है, रह रहा है, तो वो आप इस किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप नीचे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ टाइटल लिखा होता है वीडियो का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और वहाँ से आप किसी भी वीडियो के लिंक पे सीधा डायरेक्ट जाके उस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लास्ट के जो सारे चैप्टर हैं उसके लिंक्स मिल जाएंगे। और लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ मुझे एक्स्ट्रा इंक्लूड करना चाहिए लेक्चर में, वो सब आप इसके कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, लेक्चर कैसा लगा लाइक या डिसलाइक करके भी आप मेरे को ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं आप हमारा चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लास 8। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। टॉपिक्स टू लर्न, सेल स्टोरी, सेल की क्या स्टोरी है, मीन्स जो सेल हम शब्द यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, पहली चीज़। इसकी डिस्कवरी किसने की, कैसे हुई, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, हम अलग अलग तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें नंबर ऑफ सेल्स की बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे, हैं क्लासीफाई करेंगे हम। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट है हमारे पास, लिवर है हमारे पास, स्टोमक है। तो वैसे एक सेल जो एक इंडिविजुअल सेल होता है उसके पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन सेल्स, जो अलग अलग सेल है उसके बीच में से कि एनिमल सेल है, प्लांट सेल है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब हम इस चैप्टर में उनके बीच में कंपैरिजन हम पढ़ने वाले। तो पहला जो है हमारा, व्हाट इज अ सेल, सेल क्या होता है। पहला तो अ सेल इज अ स्मॉलेस्ट फंक्शनल बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट है, सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट है, जो बेसिक यूनिट है, उसे हम सेल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिजिक्स में, साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी जैसे कि मेटल होता है तो उसका सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम होता है। हाँ, एटम के भी कुछ सब यूनिट होते हैं, लेकिन सबसे छोटा हम क्या देखते हैं उसमें, एटम्स। एटम्स में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, लेकिन सबसे छोटा क्या होता है, एटम्स। वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे छोटा यूनिट होता है एक बॉडी के अंदर, वो होता है उसका सेल। ठीक है, इस सेल को किसने डिस्कवर किया था, आपको नाम बिल्कुल एकदम रटा होना चाहिए मुंह पे। कोई पूछे सेल आपके मतलब किसने डिस्कवर किया, तो एकदम रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया 1665 में। ये बहुत ज़्यादा बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो डेफिनेशन तो याद होनी चाहिए और नाम भी याद होना चाहिए। सेकेंड, डिस्कवरी ऑफ अ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब किसने डिस्कवर किया, मतलब कैसे डिस्कवरी हुई, सॉरी। तो वो देखते हैं। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, जो मैंने आपको बता दिया, इन ईयर 1665 विथ हेल्प ऑफ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। उस टाइम माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस था। उससे देखो यार, ये जो मैंने इमेज बनाई है ये उसी टाइम के मैग्नीफाइंग ग्लास के मैग्नीफाइंग डिवाइस की थी, जो कि एक तरह का माइक्रोस्कोप ही आप कह सकते हो, लेकिन ये था मैग्नीफाइंग डिवाइस। और इन्होंने क्या देखा था, थिन स्लाइड्स ऑफ कॉर्क ऑफ अ प्लांट। कॉर्क क्या होता है, कोई भी पेड़ होता है ना, है ना, कोई ट्री होता है तो उसका जो बार्क होता है, जो उसका लकड़ी होती है, उससे एक छोटा सा जब हम बार्क का हिस्सा निकालते हैं तो वो एक तरह का कॉर्क होता है, जो कि डेड होता है प्लांट का। ठीक है, तो वो एक तरह का वुड का पार्ट होता है उसके। ऑब्जर्वेशन, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया, अब उन्होंने कॉर्क का स्लाइड बनाया, इसके माइक्रोस्कोप के यहाँ पे अंदर देखा, तो उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया। ठीक है, वो देखते हैं। ये ऑब्जर्व पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन अ कॉर्क के क्वेश्चन आता है कि क्या ऑब्जर्वेशंस थी, तो ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ही ऑब्जर्व पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क। दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे हम हनी कॉम्ब कहते हैं इंग्लिश में। तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है उसके अंदर पार्टीशन बॉक्सेस हैं, छोटे छोटे जो हैं बॉक्सेस बने हुए हैं और कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जो कि एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह लग रहे थे। He also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. एक बॉक्स अलग बॉक्स से सेपरेटेड था एक वॉल या पार्टीशन की मदद से। He coined the term cell for each box. जो हुक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक बॉक्स के लिए जो टर्म दिया वो दिया सेल।
रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ अ डेड सेल। रॉबर्ट हुक पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था। याद होना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था, वो भी एक कॉर्क की मदद से। एंटोन वैन ल्यूवेनहुक वॉज फर्स्ट टू डिस्कवर लिविंग सेल। तो ये जो साइंटिस्ट हैं ल्यूवेनहुक के नाम से फेमस हैं, इन्होंने पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। यहाँ पे इमेज में दिखाता हूँ आपको कि उन्होंने जो देखा था वो कुछ ये देखा था। ये कॉर्क का स्लाइड है, उसको उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम किया और देखा। तो उन्होंने देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ कुछ बॉक्सेस टाइप के स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जो कि छोटे छोटे वॉल से डिफ्रेंशिएटेड हैं, अलग अलग किए गए हैं। तो वैसे ही हमें यहाँ पे ब्रिक्स में भी जब कोई दीवार बनती है, एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जब कोई दीवार बनती है तो उसमें भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ब्रिक्स होते हैं जो कि सीमेंट के लेयर के मदद से सेपरेटेड होते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी उन्हें दिखा। और ये है एक टिपिकल जो है ऑनियन सेल का जो स्लाइड है। तो जब थोड़े और अच्छे माइक्रोस्कोप्स आए तो और अच्छी इमेज हमें मिली। तो अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल इमेज है जो कि आप एक लैब माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखते हो, जिसमें कि ऐसे ऑनियन सेल्स, ऑनियन का ये सेल ऑनियन टिश्यू का एक सेल है और इसमें देखो कैसे कैसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने क्या ख़त्म कर लिया, हमने देख लिया कि सेल की स्टोरी हमने देख ली। कब डिस्कवर हुआ था, 1665 में। किसने, रॉबर्ट हुक ने। और कंपार्टमेंट्स की तरह दिखते थे, हनीकॉम्ब की तरह उसका शेप उन्होंने देखा, यह आपने देख लिया। सेकेंड हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट वेराइटी ऑफ फंक्शन। जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शन। तो जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स है, इसे हम एक टर्म हम देते हैं। जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स में कह रहा हूँ, इसे हम एक शब्द देते हैं। वो शब्द क्या होता है, टिश्यूज। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। जैसे कि डिफरेंट ऑर्गन, जैसे कि हार्ट अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, लिवर अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वैसे ही जो सेल्स के जो ग्रुप होते हैं, वो भी कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल सेल हो, सिर्फ एक ही सेल हो, उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज़्यादा सेल से बने हैं, जैसे कि ह्यूमंस, जैसे कि जो बड़े हमारे पास प्लांट्स होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं, जो कॉमन एनिमल्स होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स, ये सब क्या है, इसमें कई सारे जो हैं सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, जिसे हमने अभी तक काउंट भी सही से नहीं कर पाए हैं। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। The life begins with a single cell and the cell divides to form tissues and then tissue form organs and finally organs form body। तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ शुरू होती है, स्पेशली ह्यूमंस में, वो एक सिंगल सेल से शुरू होता है। ठीक है, जो एक सिंगल सेल सबसे पहले फॉर्म होता है, उसके बाद फिर वो सिंगल सेल ना डिवाइड होता है, रिप्रोड्यूस करता है, डिवाइड होता है, और उसके बाद फिर वो टिश्यू बनाता है। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। और उसके बाद फिर सिमिलर सेल्स के जो ग्रुप में जो टिश्यू बनाया, वो टिश्यू फिर कई सारे टिश्यू फॉर्म करके एक ऑर्गन बनाते हैं, और फिर वो ऑर्गन से पूरी एक बॉडी बनती है। तो बॉडी क्या है, एक ऑर्गन्स का ग्रुप है, जिसमें हमारा स्किन एक तरह का ऑर्गन है, जो हमारा नोज है वो एक तरह का ऑर्गन है, जो हमारे पास इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, वो सब एक ऑर्गन है। और ऑर्गन क्या है, टिश्यू का हिस्सा है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं, फिर टिश्यू का ग्रुप जो बनता है उसे हम ऑर्गन कहते हैं, और ऑर्गन्स का जब ग्रुप बनता है तो उसे बॉडी कहते हैं। अब देखते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। हमने यहाँ देखा कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। वो देखते हैं। A single cell organism perform all the necessary function that a multicellular organism perform। जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, वो सारे फंक्शन, देखो तुम उसे, मतलब ये कहना चाह रहा है ना कि तुम उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। अंडर एस्टिमेट मत करो किस सेंस में, कि उसके पास एक ही सेल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा या कम परफॉर्म करेगा। वो सारे नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को परफॉर्म करना चाहिए। A single celled organism like amoeba captures and digests food, respires, excretes, grows and reproduce। जैसे कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसका बहुत ही फेमस है, नाम है उसका जो है एमोइबा। तो
तो एमोइबा क्या करता है, वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि अपना खाना कैप्चर करता है, उसे डाइजेस्ट करता है, रिस्पायर करता है, उसे जो खाना है जो उसके पास वेस्ट प्रोडक्ट है उसे एक्सक्रीट करता है, ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। तो देखो ये एक सिंगल सेल होता है, इसमें अलग अलग ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे सेल ऑर्गन्स कहते हैं, और उसी से फिर सारे जो नेसेसरी फंक्शन हैं वो परफॉर्म होते हैं। तो ये बात यहीं पे समझाना चाह रहा था। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कई सारे जो है ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे सेल ऑर्गन्स कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, तो वो यहाँ पे लेबल किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे जो आउटर जो यहाँ पे मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, जो यहाँ पे एक वॉल टाइप का आप कह सकते हो, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल का जो एक ब्रेन होता है जिससे सारी चीज़ें रेगुलेट होती है, वो होता है उसका न्यूक्लियस। जहाँ पे फूड स्टोर होता है वो कौन सी जगह होती है फूड वैक्यूल। इसमें से कई सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक और इमेज दी है, ये भी एक तरह का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत फेमस है, और इसका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिन्हें हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू से ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, कॉमन प्लांट्स, कॉमन एनिमल्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, इस बेसिस पे नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने दो चीज़ों में बांटा, सिंगल सेल और यो मल्टी सेलुलर। तो सिंगल सेलुलर भी हमने देखा और मल्टी सेलुलर भी हमने देखा। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते, ठीक है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते। जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ से सवाल बनते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स कर रहे हैं। तो क्या है, दो तरीके से हम क्लासीफाई कर सकते हैं फिर से। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक में क्या है, हैज पुअर डिफाइंड न्यूक्लियस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस हम आगे देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेल में कि न्यूक्लियस क्या होता है, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स के ऊपर। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है बहुत ही पुअरली डिफाइंड होता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करती है, ठीक है। और यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड होता है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। सेकेंड है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, स्मॉल इन साइज। जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। थर्ड, सेल ऑर्गेनेल्स सच एज गोल्जी बॉडी एंड माइटोकॉन्ड्रिया और एब्सेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल है कि वो क्या है, फूड वैक्यूल है, न्यूक्लियस है। तो वैसे ही यहाँ पे दो ऑर्गेनेल का नाम दिया हुआ है, जैसे कि गोल्जी बॉडी और जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, लेकिन ऑर्गेनेल सच एज प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। गोल्जी बॉडी भी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। फोर्थ है इसके एग्जाम्पल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और सम बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं। और जैसे यूकैरियोटिक सेल तो उसके लिए फंगी, इसका एग्जाम्पल है फंगी, जो कि एक तरह का मशरूम है, ठीक है। मशरूम एक तरह का फंगी है, तो इसका एग्जाम्पल यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल ये हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल हमने देख लिया कि कैसे दो चीज़ों में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं डिफरेंट सेल्स। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने कई चीज़ों को एकदम गोल मोल करके समझा रही है, तो वैसे ही मैं आपको मतलब समझाता हूँ सही से उसको अलग अलग करके। तो यहाँ पे बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रही है एनसीईआरटी। अ वाइट ब्लड सेल WBC इज ह्यूमन ब्लड in human blood is another example of a single cell which can change its shape. पहला अभी सुनते जाओ बस। The different shapes of cell are related to their specific functions. Generally, cells are round, spherical or elongated. Some cells are long and pointed at both ends. Some are branched like nerve cell or neuron. The nerve cell receives and transfers messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of body. यहाँ पे जो एनसीईआरटी है वो ये समझाना चाह रही है कि जो सेल का जो
स्ट्रक्चर है, जो उसका बनावट है, जो उसका शेप है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म करता है। जैसे कि द डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू दियर स्पेसिफिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे वाइट ब्लड सेल्स है जो कि ह्यूमन ब्लड में मिलता है, वो एक तरह का सिंगल सेल है जो कि अपना शेप बदल सकता है। तो उसका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह का होता होगा जिसमें उसे शेप बदलने की ज़रूरत पड़ती होगी। सेकेंड क्या है, जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और एलोंगेटेड। जो जनरली जो सेल्स मिलते हैं वो हमें राउंड मिलते हैं, स्फेरिकल मिलते हैं या एलोंगेटेड मिलते हैं। कुछ सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग भी लंबे होते हैं, पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, मतलब दोनों साइड से पॉइंटेड होते हैं, जिन्हें टेपर्ड भी कहते हैं। और थर्ड पॉइंट में हमारा सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल और न्यूरॉन। तो यहाँ पे लिखा है सम आर ब्रांच लाइक नर्व सेल और न्यूरॉन। तो ऐसा क्यों, वो ब्रांच क्यों होता है? ब्रांच का मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे न्यूरॉन सेल है, तो ये एक तरह के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है ब्रांचिंग शो की हुई है, ब्रांचेज हैं यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका काम यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने बताया हुआ है, नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस देयरबाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो नर्व सेल का काम क्या होता है कि कहीं पे भी कुछ भी रिएक्शन हुआ, मैंने यहाँ पे टच किया, तो यहाँ पे टच किया तो ये सिग्नल मेरे ब्रेन में गया कि यहाँ पे कुछ टच सेंसेशन हुआ। तो जो नर्व सेल्स होता है उनका फंक्शन यही होता है कि वो पूरे बॉडी में जो मैसेजेस को जो ट्रांसफ़र करें, जिससे कि पूरी बॉडी के ऊपर एक कंट्रोल रहे, कोऑर्डिनेशन रहे। उसी कारण से जो न्यूरॉन सेल का, जो नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है कि वो ब्रांच है। ब्रांच है मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को कनेक्ट करेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि जो सेल्स का जो शेप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल रेड ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज में उसे फ्लो कराना होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो कराना होता है, इसलिए उनका शेप होता है स्मॉल, राउंड और बाइकनकेव। बाइकनकेव का एक कुछ और रीज़न है कि वो बाइकनकेव क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। जो मैच्योर आरबीसी होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं मिलता, और वही न्यूक्लियस जब यहाँ से एब्सेंट होता है तो वो बाइकनकेव स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ना होगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो रेड ब्लड सेल्स है, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया हुआ है कि उन्हें स्मॉल स्मॉल कैपिलरी से फ्लो करना होता है, इसलिए उनका जो शेप होता है वो राउंड होता है और छोटे होते हैं वो। न्यूरॉन सेल, उन्हें मतलब बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करना होता है, ट्रांसफर ऑफ मैसेज करना होता है, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच्ड होता है और लॉन्ग होते हैं अपने स्ट्रक्चर में। थर्ड मसल सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग जगह पे ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही जो यहाँ पे अलग अलग शेप के, जैसे कि ये वाले जो हैं ये पॉइंटेड हैं बोथ एंड से, स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो है लॉन्ग शेप में है, कार्डियक मसल जो सिर्फ हार्ट में पाए जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह के मसल सेल्स होते हैं। अब है कुछ फैक्ट्स, वो सिर्फ इमेज था जिसको कि मैंने आपको शेप के हिसाब से दिखाना चाह रहा था कि कैसे कैसे शेप अलग अलग होते हैं। कुछ फैक्ट्स यहाँ पे कि याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इंटरेस्ट के लिए सर। जो हमारा लार्जेस्ट सिंगल सेल जो हम देख सकते हैं वो होता है एक ऑस्ट्रिच का अंडा। जो एक अंडा होता है वो एक सिंगल सेल होता है, और वो एक देखो कितना बड़ा होता है वो, यहाँ पे उसके डायमेंशन भी दिए हुए हैं। और सेकेंड है हमारा ह्यूमन बॉडी हैज़ अबाउट 15 ट्रिलियन सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें करीब 15 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। तो ये कुछ दो फैक्ट है, याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। फंक्शन, ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डायरेक्शन, एसिमिलेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। तो जो एक एक ऑर्गन होता है, अब सेल से हम ऑर्गन की ओर बढ़ रहे हैं, तो जो एक एक ऑर्गन होता है वो एक एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो हर जो ऑर्गन है उसका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे डाइजेशन में मेनली कौन हेल्प करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकेंड है हमारा सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ प्लांट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक फंक्शंस। और उसी तरीके से प्लांट्स में भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल रूट्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फॉर एग्जांपल प्लांट का एक ऑर्गन क्या है, रूट है, तो रूट किस चीज़ में हेल्प करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। पार्ट्स ऑफ सेल में क्या है, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से वापस से सेल की ओर बढ़े, और सेल की हम क्या देख रहे हैं, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके ऑर्गन्स के बारे में। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको ऑर्गन्स के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि हर एक ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है।
तो यहाँ पे अब सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, उसके हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। तो किन किन बेसिक कंपोनेंट्स, क्या क्या बेसिक ऑर्गन्स होते हैं सेल के, वो है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो यहाँ पे हमें वॉल टाइप स्ट्रक्चर, जो पार्टीशन हमें दिख रहा था, वो एक्चुअली में क्या था, सेल मेम्ब्रेन था, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। और सेल का जो भी कंटेंट होता है वो सब किसके अंदर रहता है, इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह अंदर रहता है। जैसे कि हमारी स्किन होती है, स्किन के अंदर ही सब कुछ रहता है, स्किन के बाहर तो कुछ नहीं होता। मतलब कि ये सब चीज़ें से एक्सटर्नल ऑर्गन्स, फिंगर्स स्किन के बाहर है, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स किस चीज़ के अंदर प्रोटेक्टेड है, स्किन के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो वही है यहाँ पे कि जो सेल का जो कंटेंट होता है वो सारा साइटोप्लाज्म के अंदर बंद होता है। तो एक एक स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सॉरी, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। तो सेल मेम्ब्रेन हम देखते हैं, साइटोप्लाज्म हम देखते हैं, न्यूक्लियस हम देखते हैं कि ये सब क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स द सेल फ्रॉम वन टू अनदर। अगर कई सारे सेल्स हैं तो वो सारे तो मिक्स हो जाएंगे ना, तो इसीलिए वो उन्हें सेपरेट करने का मदद करता है एक सेल मेम्ब्रेन। एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन द मीडियम, तो सराउंडिंग से भी सेल को सेपरेट करने में वो मदद करता है, जैसे कि मैंने आपको समझा दिया स्किन की मदद से। पोरस एंड अलाउस द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो ना पोरस होता है, मतलब उसमें कई सारे पोर्स होते हैं, कई सारे छोटे छोटे छेद होते हैं, जिस कारण से कई सारे सब्सटेंसेस को, जैसे कि वाटर, मेन सब्सटेंस क्या है, वाटर। तो अगर सराउंडिंग में वाटर प्रेजेंट है और सेल को वाटर की ज़रूरत है तो वो सेल मेम्ब्रेन से अंदर आ सकता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि उसमें कई सारे पोर्स होते हैं जो कि इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों में हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस की। मान लो अंदर से वाटर ज़्यादा हो गया तो अंदर से पानी को बाहर फेंकना है, तो उसके लिए भी कहाँ से फेंकेंगे, सेल मेम्ब्रेन से फेंक देंगे उसे। तो ये था हमारा सेल मेम्ब्रेन। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म। So cytoplasm, the jelly-like substance between nucleus and cell membrane is called cytoplasm. तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, मीन्स यहाँ पे ये रहा इस डायग्राम में, देखो यहाँ न्यूक्लियस है ये सबसे बड़ा वाला, और यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि आउटर है, यहाँ पे कवरिंग ये वाली। तो इसके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है ये होता है साइटोप्लाज्म। तो द साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन होल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम डैमेज। तो ये एक तरह का जेली लाइक, एक स्लाइम जैसा लिक्विड होता है जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, सेल के कंपोनेंट को होल्ड करने में। जो भी और भी तो वो है ऑर्गेनल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, तो उनको होल्ड करने में मदद करता है और किसी मैकेनिकल या केमिकल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है। और ऑल्सो प्रोवाइड शेप टू द सेल, तो साइटोप्लाज्म में वो सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। थर्ड है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी है ये हमारा न्यूक्लियस। इट कंटेन सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जो सेल की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो इसी न्यूक्लियस में होता है। जो आप सुने होंगे कभी जीन्स, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, ये सब किस चीज़ के अंदर होते हैं, ये सब न्यूक्लियस के अंदर होता है। और यही जो है सेल की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है कि सेल कब ग्रो करेगा, कब रिप्रोड्यूस करेगा, ये सब जो डिसीजन लेने का काम होता है ये न्यूक्लियस का होता है। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच कंटेन जीन्स। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, जीन्स। तो ये क्या है, ये वो चीज़ें हैं जिसमें सेल की हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। अगला पॉइंट हमारा, द क्रोमोसोम्स कैन बी ओनली सीन व्हेन द सेल डिवाइड्स। जो क्रोमोसोम्स है वो तभी देखे जा सकते हैं जब सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा हो, जब सेल डिवाइड कर रहा हो। देयर इज अनदर स्फेरिकल बॉडी इन द बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक और फिर स्फेरिकल बॉडी होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के बारे में हमने देख लिया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर होती है, और उन क्रोमोसोम्स को हम तभी देख सकते हैं जब सेल डिवाइड करे। तो ये न्यूक्लियस के बारे में था। और अब है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। न्यूक्लियस होता साइटोप्लाज्म में ही है, लेकिन वो अपना उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तरह से आप कह सकते हो कि वो न्यूक्लियस की वॉल होती है।
This membrane is also porous and allows the movement of material between cytoplasm and inside the nucleus. कई सारे अगर जैसे चीज़ें होती हैं जो कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को कभी ज़रूरत पड़ती है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म को ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी जो ये मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो पोरस होता है। पोरस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, जो कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को अलाउ करता है, मतलब चीज़ें अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकती है। अब देखते हैं सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमने देख लिया, तो हम कई सारे पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ सेल में हमने सेल मेम्ब्रेन डिस्कस किया, फिर साइटोप्लाज्म डिस्कस किया, फिर न्यूक्लियस डिस्कस किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्कस किया, अब सेल वॉल डिस्कस कर रहे हैं। सिंपल। तो देयर इज अ आउटर थिक लेयर इन द सेल्स ऑफ प्लांट कॉल्ड सेल वॉल। तो जो सेल वॉल है, अभी ये सारी जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे थे ना, ये दोनों के लिए था, एनिमल सेल के लिए भी था और प्लांट सेल के लिए भी था। लेकिन जो सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के लिए। तो ये एक तरह का क्या है, आउटर थिक लेयर है। किसका? प्लांट सेल का। इट इज रिजिड इन स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट अगेंस्ट एनवायरमेंट चेंज सच एज टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। तो जो सेल वॉल होता है, ये सेल को एक रिजिड स्ट्रक्चर, एक कठोर, एक सॉलिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट जो है वो मूवेबल नहीं होता। एनिमल्स तो मूव करके घरों के अंदर जा सकते हैं, भाग सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं उन्हें हर टाइम एक ही जगह पे खड़े रहना पड़ता है, और वहाँ पे कभी टेम्परेचर हाई होता है, कभी टेम्परेचर लो होता है, कभी विंड स्पीड हाई होती है, लो होती है। तो इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके सेल के बाहर एक टफ कोटिंग होती है, वो होती है सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है प्लांट को अगेंस्ट एनवायरमेंट चेंजेस। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमेशा प्लांट सेल के अंदर ही मिलता है। अब है हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल इज ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म। तो वैक्यूल क्या है? खाली दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म में। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल, वैक्यूल्स आर इन एनिमल्स आर मच स्मॉलर। तो वैक्यूल क्या होता है? एक तरह का स्टोरेज यूनिट होता है, एक तरह का क्या होता है, स्टोरेज यूनिट होता है यानी सेल्स का। और उसमें कई बार उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी हो सकता है, या जैसे कि फूड वैक्यूल होता है उनमें उनका खाना भी होता है। तो जो एनिमल के जो वैक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, और जो प्लांट्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़े होते हैं। और फिर है हमारा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड आर स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ ग्रीन कलर इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट लीव्स। जो प्लास्टिड होते हैं वो स्मॉल कलर्ड बॉडीज होते हैं, मीन्स उनमें क्या होता है, कोई पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण से उन्हें कलर मिलता है, उन्हें कलर मिलता है। और ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं ये भी प्लांट लीव्स के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। इसका मतलब कि जो प्लास्टिड्स है वो भी एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जो कुछ प्लास्टिड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं क्योंकि उनके अंदर पिगमेंट मिलता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। यही जो ग्रीन कलर प्लास्टिड है इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। तो प्लास्टिड्स और सेल वॉल दोनों जो है प्लांट सेल में मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये मैंने लास्ट में जोड़ दिया था, चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है आपका, लेकिन मैंने यहाँ लास्ट में जोड़ दिया था डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाएगा टेबल बना के, और यहाँ पे आपको फिल करना होगा प्रेजेंट या एब्सेंट। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल प्लांट सेल में दोनों में प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड जो होता है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल एनिमल में स्मॉल वैक्यूल होते हैं, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होते हैं। साइज जो एनिमल सेल का साइज है, वैक्यूल जो है हमारे, उसके बाद हमारा साइज स्मॉलर देन एनिमल सेल, और प्लांट में लार्ज। जो एनिमल सेल का जो साइज होता है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है प्लांट सेल के साइज से। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस जनरली न्यूक्लियस इन द सेंटर, और जो प्लांट का जो न्यूक्लियस होता है वो जनरली न्यूक्लियस अलोंग द एज ऑफ द सेल। तो ऐसा क्यों होता है कि जो न्यूक्लियस जो है एनिमल सेल का वो बीच में होता है और प्लांट का साइड में होता है? क्यों ऐसा? क्योंकि क्या मैंने आपको बताया कि जो वैक्यूल होता है वो एनिमल सेल में काफ़ी छोटा वैक्यूल होता है, उस कारण से न्यूक्लियस को सेंटर में रहने की जगह मिल जाती है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसका जो वैक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो खुद ही बीच में आ जाता है, जिस कारण से वो न्यूक्लियस को साइड में ढकेल देता है।
तो उस कारण से जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल का वो साइड में आता है। इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर जो है ख़त्म, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। एनसीईआरटी रीडिंग जरूर कर लेना। एनसीईआरटी ने यहीं पे जो चैप्टर है प्लास्टिड्स पे उसको एंड कर दिया था, मैंने ये आपको एक्स्ट्रा एक बार वो बता दिया, ये शायद ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, मुझे ढंग से याद नहीं है। तो इसी के साथ तो हमारा चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।